संजीवनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। संविधान कंस्टिट्यूशन हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे और आज के क्लास में भाग 1 का हम लोग वर्णनात्मक पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में भाग 1 का जो आर्टिकल वाला मामला था, अनुच्छेद वाला जो मामला था, वो आपको पढ़ाया गया था। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि एक एक भाग का महत्वपूर्ण आर्टिकल पहले हम लोग समझ लेंगे और हर एक भाग का क्या डिस्क्रिप्टिव है वो ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारा मैटर जो है आर्टिकल से स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो अलग से उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होता है। तो भाग 1 का जो अनुच्छेद वाला आर्टिकल वाला मामला था, पहले वाले क्लास में वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाले क्लास में हम लोग भाग 1 जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, वर्णनात्मक पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में भाग 1 जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, इसका हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। अब जैसा कि पहले भी हमने बताया था आपको कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का मतलब केंद्र, और इसका जो राज्य क्षेत्र जितनी भूभाग है, सीमा है, तो इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। किस तरीके से आजादी के समय से लेकर के वर्तमान के भारत के राजनीतिक नक्शे में कब कब और कैसे कैसे परिवर्तन होकर के वर्तमान स्वरूप भारत का बना है, इस सेक्शन में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। तो कुछ मामले जो हैं, ये मामला जो है आजादी के समय से शुरू होगा, कुछ मामला आजादी के पहले से शुरू होगा, और आजादी के बाद कैसे कैसे क्या क्या होते गया, ये हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब देश हम लोगों का आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत का जो क्षेत्र था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक वाले भाग को ब्रिटिश भारत कहा जाता था और दूसरे वाले क्षेत्र को देसी रियासत कहा जाता था। देसी रियासत कहा जाता था। ब्रिटिश भारत ऐसे क्षेत्र को कहा जाता था जिसके शासन का संचालन सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा होता था, और देसी रियासत वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसके प्रधान राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे और ये ब्रिटिश सरकार से संधि से बंधे हुए थे। तो आप देखेंगे, जब भारत के आजादी के पहले जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया था कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो उस समय देसी रियासतों से संबंधित मामले उभर करके आया था कि देसी रियासतों का मामला क्या होगा। तो ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों से संबंधित 3 विकल्प दिए थे, 3 ऑप्शन दिए थे। 3 विकल्प क्या क्या था? तो इसमें पहला विकल्प था कि अगर देसी रियासत चाहें तो अपना मर्ज विलय भारत में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि यदि वो चाहे तो पाकिस्तान में मर्ज कर सकते हैं। और तीसरा जो विकल्प दिया गया था वो था देसी रियासत अपना अलग स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। और यही जो 3 विकल्प देसी रियासतों को दिया गया था, यही सबसे विवाद का जड़ था। आप देखेंगे, उस समय देसी रियासतों की कुल संख्या 565 हुआ करती थी। इस 565 के एरिया की अगर बात किया जाए तो उस समय के भारत के टोटल क्षेत्रफल का ये देसी रियासत 40% भूभाग था। यानी भारत के टोटल क्षेत्रफल का जो जमीन था उसका 40% देसी रियासत में पड़ता था। और पॉपुलेशन, जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो उस समय के भारत के कुल जनसंख्या का 23% जनसंख्या देसी रियासतों के पास था। इस 565 में कुछ बड़े बड़े देसी रियासत थे, कुछ छोटी छोटी भी देसी रियासतें थी।
तो देशी रियासतों के साथ क्या किया जाए और किस तरीके से भारत का एकीकरण किया जाए, यह मामला आगे की ओर बढ़ते गया। आप देखेंगे कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर भारत में 1946 में चुनाव हुआ और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। साथ ही साथ सरदार पटेल के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी था और साथ ही साथ एक अलग से विभाग बनाया गया था, देशी रियासत विभाग। देशी रियासत विभाग के भी जो प्रधान थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देशी रियासत विभाग सरदार पटेल के पास था और पहले तो देशी रियासतों के मामले में मान मनोबल का नीति अपनाया गया कि भाई स्वेच्छा से आप भारत में मर्ज हो जाइए, क्योंकि आप भारत से अलग तो है नहीं। सेकेंड चरण में दबाव के रूप में कार्य किया गया है। आप देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बाकायदा भारत के पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया था कि देशी रियासत जो है वो शरीर में कैंसर के समान है, जो एक दिन पूरे शरीर को ही बर्बाद कर देगा। ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है। तो शरीर किसको बोल रहे हैं? शरीर भारत को बोल रहे हैं और कैंसर किसको बोल रहे हैं? देशी रियासत को। क्योंकि देशी रियासत समझ लीजिए कि भारत के अंदर ही था और भारत के अंदर ही मान लीजिए 565 वो देश बन जाता, तब समझ रहे भारत की स्थिति क्या होती। तो सरदार पटेल ने कहा कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो मान मनोबल हो या जबरदस्ती वाला दबाव वाला मामला हो, देशी रियासतों को हर हाल में भारत में मर्ज करना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो इस तरीके से मामले आगे बढ़ते चले गए। आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 से पहले टोटल रियासत की अगर संख्या देखा जाए, टोटल देशी रियासत उस समय 565 हुआ करती थी। इस 565 देशी रियासतों में से आपको 539 देशी रियासत भारत में मर्ज हुआ। यह घटना 15 अगस्त 1947 के पहले की मैं बता रहा हूं, आजादी से पहले की। टोटल 565 देशी रियासत था। इस 565 में से 539 देशी रियासत भारत में मर्ज कर लिया गया। इसमें से 23 देशी रियासत जो है वो पाकिस्तान में चला गया। 565 में से 23 जो है वो पाकिस्तान में चला गया और शेष 3 देशी रियासत, जिसमें जम्मू कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ और जूनागढ़ हुआ, ये 3 देशी रियासत अपनी स्वतंत्रता के मामले पे अड़ गए। पहली बात। दूसरी बात, इन 3 देशी रियासतों का विलय, जिसमें जम्मू कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ और निजाम हुआ, जूनागढ़ हुआ, इन 3 देशी रियासतों का विलय जो है वो आजादी के बाद हुआ है। यानी 15 अगस्त 1947 के पहले इन 3 देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया है। बाकी जो शेष देशी रियासत बचे थे 565, इसमें से 539 भारत में चले आए, 23 पाकिस्तान में चले गए और 3 देशी रियासत जिसका बाद में भारत में ही मर्ज किया गया, ये आजादी के बाद मिला है। तो इसमें कुछ कुछ देशी रियासतों ने काफी नौटंकी भी किया था। अगर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के मामले को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया था ट्रावनकोर। ट्रावनकोर रियासत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ना तो हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हमारा अलग एक देश होगा। ट्रावनकोर की राजधानी उस समय तिरुवनंतपुरम हुआ करती थी।
देखिए क्षेत्र आप सब चीज जानते हैं, आगे मैं बताऊंगा तो कहिएगा अरे वही राज्य है, सब चीज आप जानते हैं। तो त्रावणकोर की राजधानी उस समय तिरुवनंतपुरम हुआ करती थी। वहां पर त्रावणकोर के महाराजा के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने काफी हिंसक आंदोलन किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, त्रावणकोर को हम एक अलग देश नहीं बनने देंगे, हर हाल में भारत में आपको आना है। तो आप देखिएगा त्रावणकोर को भी भारत में मिलाया गया और त्रावणकोर और कोचीन को मिला करके, कोचीन भी एक देशी रियासत था, मिला करके वर्तमान का केरल राज्य बना है। और वहीं त्रावणकोर की जो राजधानी थी तिरुवनंतपुरम, वर्तमान में केरल राज्य की राजधानी है। तो इस तरीके से मामले आगे बढ़ते गए। तो 15 अगस्त 1947 तक 3 देशी रियासतों को छोड़ करके भारत के मैक्सिमम इलाके को मर्ज किया जा चुका था सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के नेतृत्व में। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर हुआ करता था। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। अभी भी देखिएगा जर्मनी हो या ऑस्ट्रिया हो, वहां पर प्रधानमंत्री को चांसलर ही कहा जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखिएगा आएगा कि जर्मनी इतिहास में पहले का कोई देश नहीं है। 1871 से पहले हिस्ट्री में जर्मनी नाम का कभी कोई देश नहीं रहा है। 1870 में सेडावा का युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद 1871 में जर्मनी देश बना है और इस जर्मनी देश के निर्माता वहीं के चांसलर बिस्मार्क थे। तो जिस प्रकार से जर्मनी को एकीकृत करके एक देश बिस्मार्क ने बनाया था, उसी प्रकार से हमारे देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत करके भारत को बनाया था। इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और सरदार पटेल के जो सचिव थे वो बीपी मेनन थे। इन दोनों के प्रयास से भारत को एकीकृत किया गया था। अब इसमें से 3 रियासत जो है, एक तो जूनागढ़ हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया और तीसरा हैदराबाद हो गया। इन तीनों रियासतों का जो विलय है, एकीकरण है, वो आजादी के बाद हुआ है। तो जूनागढ़ को समझते हैं। अगर जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो ये जूनागढ़ वर्तमान का जो गुजरात राज्य आप देख रहे हैं, तो गुजरात के ये दक्षिणी सिरे पर स्थित था। यहां पर ये जूनागढ़ स्थित था। और उस समय जूनागढ़ के जो नवाब थे वो महावत खान जी थे। और जूनागढ़ के नवाब महावत खान जी ने स्पष्ट किया कि हम अपने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, धर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तो जूनागढ़ की जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू है। 80% वहां की आबादी हिंदू थी। तो वहां की जनता इसका विरोध करने लगी कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे जूनागढ़ को। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने वहां पर अपना कार्रवाई किया और भारत सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि जूनागढ़ की किस्मत का फैसला वहां की जनता करेगी। इसलिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह मतलब जन मतलब जनता, मत मतलब वोट। जनता से वोटिंग कराया गया और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। जनता जो निर्णय देगी वो सबको स्वीकार्य होगा। तो बहुसंख्यक जनसंख्या ने भारत के पक्ष में अपना मतदान किया और इस प्रकार से जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का विलय भारत में कर लिया गया। इसके बाद मामला आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में उस समय की अगर राजा की बात किया जाए तो हरि सिंह राजा थे। और हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर ना तो भारत में जाएगा ना पाकिस्तान में जाएगा,
जम्मू कश्मीर एक अलग देश बनेगा। और स्थिति आप देखिएगा जम्मू कश्मीर का, तो इसमें कुछ समय तक पाकिस्तान ने भी धैर्य रखा है, भारत ने भी धैर्य रखा है, हालांकि बातचीत चल रही थी। लेकिन दूसरी जो गलती का पहल जो हुआ है, शुरुआत हुआ है, वो पाकिस्तान के पक्ष से हुआ है। हरि सिंह के राज्य जम्मू कश्मीर पर आप देखिएगा 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की कबीलाई सेना, जम्मू कश्मीर की कबीलाई सेना, और उसी कबीलाई सेना में पाक सैनिक भी थे, पाक मतलब पाकिस्तान, पाक सैनिक भी थे। 24 अक्टूबर को कबीलाई सेना और पाक सेना ने मिलकर के जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहयोग की अपील किया और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद विलय पत्र के हस्ताक्षर के आधार पर जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया गया। और जो ही 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारत की सेना देखिएगा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और कबीलाई सेना और पाक सैनिकों को पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ने लगी। अब इसमें मामला एक ये हो जाता है कि अभी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पर भारतीय सैनिक का कंट्रोल नहीं हो पाया था, कब्जा नहीं हो पाया था। तब तक यहां नेहरू से एक ऐतिहासिक भूल हुआ था। पूरी तरीके से भारतीय सेना ने अभी जम्मू कश्मीर पर कब्जा नहीं किया था। आप भी जानते होंगे एलओसी का मामला, यहां से यहां आप देखिएगा ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी इस तरीके से थोड़ा सा यहीं पर एलओसी का ये है। तो पूरी तरीके से अभी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर भारतीय सेना ने कब्जा नहीं किया था और तब तक नेहरू यूएनओ में पहुंच गए। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और यहां पर जाकर के शिकायत दर्ज नेहरू के द्वारा कराया गया। ध्यान रखेंगे यूएनओ में दुनिया के किसी भी भूभाग से संबंधित जो विवाद होता है उसके अपील के लिए, कंप्लेन के लिए 2 अनुच्छेद आर्टिकल है। एक आर्टिकल 5 है और एक आर्टिकल 6 है। 2 आर्टिकल के तहत जमीनी विवाद का कंप्लेन यूएनओ में दर्ज किया जाता है। अब इसमें 5 क्या है, 6 क्या है? तो 5 के तहत ऐसे भूभागों का कंप्लेन यूएनओ में दर्ज किया जाता है जो किसी देश का होता है और दूसरा देश उस पर कब्जा कर लेता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे मान लिया जाए ये 2 देश है और ये एक भूभाग है और दोनों देश इस पर कब्जा करना चाहते हैं, तो इसमें 2 प्रकार से कंप्लेन होता है। पहला 5 में यह होता है कि यदि भूभाग, मान लीजिए ये भूभाग इस देश का है और ये देश इस पर कब्जा कर रहा है, तो ये 5 के तहत होता है। आर्टिकल 5 के तहत ऐसा भूभाग जो किसी देश का अपना है और दूसरा देश उस पर कब्जा कर लेता है, तो आर्टिकल 5 के तहत यहां कंप्लेन दर्ज कराया जाता है। और 6 के तहत ऐसे भूभाग का मामला यहां कंप्लेन किया जाता है जो किसी का नहीं होता है। जैसे ये भूभाग है, न तो इसका है न इसका है। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक इस पर कब्जा कर रहा है, मान लीजिए ये इस पर कब्जा कर रहा है, तो ये अब जो कंप्लेन करेगा वो 6 के तहत करेगा। 6 के तहत करने का मतलब ये हुआ
कि ये मेरा नहीं है तो इसका भी नहीं है, ये जबरन इस पर कब्जा कर रहा है, इस कब्जे को मुक्त कराया जाए। तो जम्मू कश्मीर में यही देखिएगा एक ऐतिहासिक भूल हुआ था। जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन यूएनओ में जो कंप्लेन दर्ज किया गया है उस समय वो आर्टिकल 6 के तहत दर्ज किया गया है, जबकि होना चाहिए था 5 के तहत। तो जो भी हो, इसके बाद मामला आता है हैदराबाद का। तो हैदराबाद ध्यान रखिएगा, हैदराबाद रियासत एक बहुत बड़ा रियासत था। इस रियासत के उस समय के वर्तमान की अगर बात किया जाए तो उस समय यहां के नवाब उस्मान अली थे। नवाब उस्मान अली थे। प्रधानमंत्री जो थे वो मीर अली थे और सेना के अध्यक्ष जो थे वो जनरल एल एड्रोस थे। तो हैदराबाद रियासत भी जो है वो यहां मीर लायक अली जोड़ लीजिएगा, मीर लायक अली, नवाब उस्मान अली, प्रधानमंत्री मीर लायक अली और सेना अध्यक्ष जनरल एल एड्रोस थे। तो हैदराबाद रियासत भी बोला कि हम भारत में नहीं आएंगे, हमारा अलग देश होगा। तो आप देखिएगा, जब ही हैदराबाद रियासत के नवाब ने यह घोषणा किया कि हम भारत से अलग होंगे, तो हैदराबाद रियासत में उस समय एक तेलंगाना विद्रोह हुआ था। अब तो तेलंगाना नाम से राज्य भी बन गया। तेलंगाना विद्रोह हुआ था जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा संचालित था और सैन्य विद्रोह था। और तेलंगाना विद्रोह के विद्रोहकारियों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम हैदराबाद रियासत को भारत से अलग देश नहीं बनने देंगे। तेलंगाना विद्रोह के कारण पूरे हैदराबाद रियासत में अशांति की स्थिति बनी हुई थी और कुल मिलाकर के नवाब की सेना भी पहले से कमजोर हो गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया और भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने का पुलिस कार्रवाई शुरू किया। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पोलो एक खेल का नाम है, क्योंकि उस समय देखिएगा भारत में टोटल पोलो का जो ग्राउंड था, खेल मैदान था, टोटल 7 था और 7 का 7 जो था वो हैदराबाद रियासत में था। तो इसी वजह से ऑपरेशन पोलो नाम रखा गया था। तो ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया और इसमें देखिएगा भारत की सेना का नेतृत्व जो है जयंत नाथ चौधरी ने किया था। और उस समय हैदराबाद में भारत के जो एजेंट थे वो जनरल के.एम. मुंशी थे। और इस प्रकार से ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत का विलय जो है वो 17 सितंबर 1948 को किया गया। हालांकि टोटल आत्मसमर्पण जो है वो अगले दिन 18 सितंबर 1948 को किया गया था, लेकिन विलय का डेट यही 17 सितंबर 1948 माना जाता है। और 18 सितंबर अगले दिन 18 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद रियासत के जनरल थे सेना के, एल एड्रोस, वो भारतीय सेना के जो नेतृत्व करता थे जयंत नाथ चौधरी, उनके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो इस प्रकार से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी रियासतों में सबसे अंत में हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। बहुत सारा देखिएगा लड़का गलती जम्मू कश्मीर मार देता है, नहीं, जम्मू कश्मीर का तो विलय आपने देखा होगा, अभी हमने लिखा 26 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर का विलय हो गया था।
लेकिन हैदराबाद का विलय सभी रियासतों में सबसे अंत में हुआ था। इसका विलय 17 सितंबर 1948 को हुआ था। और रियासतों से संबंधित कुछ मामले को आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से रियासतों के मामले को एकीकृत करके भारत को संयुक्त किया गया। अब इसके बाद भारत तो एकीकृत हो गया। अब भारत में किस तरीके से वर्तमान तक राज्यों का राजनीतिक स्वरूप बना है, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा, उस समय की आजादी के बाद और 1956 से पहले, 1956 में आप देखिएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आएगा, जिसके बाद पहली बार भारत में राज्य और यूनियन टेरिटरी बना है। 1956 से पहले ऐसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। 1956 से पहले भारत में टोटल 4 प्रकार की राजनीतिक इकाई बनाया गया था। एक में था ब्रिटिश भारत, जिसकी संख्या 9 था। दूसरा में था देसी रियासत, इसकी संख्या भी 9 था। तीसरा में था, यह भी था देसी रियासत, ये बड़ा बड़ा देसी रियासत था। और तीसरा वाला भी देसी रियासत है, इसमें छोटे छोटे देसी रियासतों को रखा गया था, जिसकी संख्या 10 थी। और चौथा प्रकार का वर्गीकरण था केंद्र शासित प्रदेश, जिसको आप संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। इसमें केवल एक था और वो था अंडमान निकोबार। तो 1956 में भारत में 4 प्रकार की राजनीतिक इकाई था। इसी को ए बी सी डी कहा जाता है, या हिंदी में क ख ग घ कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत में राजनीतिक स्वरूप था। आप देखिएगा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना है, तो इस आयोग ने इस प्रकार के भारत के विभाजन का विरोध किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का कहना था कि भारत अब स्वतंत्र है और आप ये कैसा इलाका बना के रखे हुए हैं, ब्रिटिश भारत, देसी रियासत, ये क्या भाई। तो देखिएगा, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव के आधार पर जब अधिनियम बना, तो इस वाले वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया था। तो भारत में आप देखेंगे, आजादी के बाद पहली बार भाषा के आधार पर राज्य की जो मांग है, वो मद्रास राज्य के उत्तरी इलाका, जो तेलुगु भाषी इलाका था, वहां पर आंदोलन शुरू होता है कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाई जाए। ध्यान रखेंगे, पहले राज्य का नाम अलग अलग होता था। जैसे पहले जो मद्रास राज्य था, वर्तमान में उससे 3 राज्य बन गया है। एक तो तमिलनाडु है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, और तीसरा तेलंगाना बन गया है। तो मद्रास राज्य के उत्तरी हिस्से, जहां तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और इनके एक प्रसिद्ध संत थे श्री रामल्लू, वो तेलुगु भाषी राज्यों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख अनशन पर बैठ गए। और दिसंबर 1952 में भूख हड़ताल के दौरान ही उनका मृत्यु हो गया। ऐसी स्थिति में पूरे तेलुगु भाषी इलाके में हिंसक आंदोलन होने लगी, और कुल मिलाकर के 1 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दिया। इस प्रकार से देखिएगा, आजादी के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। और ये कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना। और शेष जो इसका भाग, मद्रास राज्य का जो भाग बच गया, जहां तमिल भाषा बोली जाती है, तो तमिल भाषियों के लिए तमिलनाडु राज्य बनाया गया। इसके बाद
आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब यहां ध्यान रखिएगा, जो ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनता है, पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। क्योंकि आप भी जानते हैं भारत बहुलवादी भाषी क्षेत्र वाला देश है। तो जब ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना, भारत के हर एक हिस्से में भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी। और आप एक चीज और देख लीजिएगा, 1953 से शुरू होता है और 2000 के पहले जो भी भारत में राज्य बना है, उसके विभाजन का आधार भाषा ही है। तो जब ही आंध्र प्रदेश बना, तो भारत के हर एक हिस्से से भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी। और सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि अभी देश नया नया आजाद हुआ था, देश की अखंडता को भी सोचना था कि भाई कहीं देश टूट ना जाए। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, हालांकि भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने, इसके लिए 1953 से ही एक मामला चल रहा था। आप देखिएगा 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया गया। इससे पूछा गया कि क्या भाषा के आधार पर भारत में राज्य का निर्माण करना देश हित में रहेगा। तो 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग बना। इसके जो अध्यक्ष थे वो इसके धर थे, इसलिए इसको धर आयोग भी कहा जाता है। धर आयोग भी कहा जाता है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे इसके धर। इसमें दो अन्य सदस्य भी थे, जगत नारायण लाल और तीसरा पन्ना लाल। इसके धर अध्यक्ष थे और दो अन्य सदस्य थे, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल। ये भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जो है, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1949 में दिया और इस आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। फिर 1949 में आप देखिएगा, इसके समीक्षा के लिए, भाषाई प्रांतीय आयोग के सुझाव के समीक्षा के लिए एक और आयोग बनाया गया, जिसको जेवीपी आयोग कहा जाता है। जेवीपी आयोग कहा जाता है। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी का मतलब पट्टाभी सितारमैया, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस जेवीपी आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। लेकिन 53 में भाषा के आधार पर राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, और पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी। तो अब क्या किया जाए? तो भाषा के आधार पर राज्य बने या न बने, इसके लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। फजल अली सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। दो अन्य सदस्य थे जिसमें के एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अध्यक्ष थे फजल अली और दो अन्य सदस्य थे के एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। एच एन कुंजरू भी लिखता है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बने या न बने पूरी तरीके से समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट 1955 में संसद को दिया। 1955 में संसद को दिया और इस आयोग ने सुनिएगा क्या क्या सुझाव रखा था। पहला नंबर, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, देश टूटेगा नहीं। दूसरा नंबर, इसने सुझाव दिया था कि जो भारतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, तो 1956 से पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता था। 1956 से पहले 4 प्रकार की राजनीतिक इकाई था। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था। ए में ब्रिटिश भारत, बी में बड़ा देशी रियासत, सी में छोटा देशी रियासत, डी में केंद्र शासित प्रदेश। तो इस आयोग ने कहा कि ये 4 प्रकार का जो राज्य है ये नहीं होना चाहिए, सीधे आप राज्य बनाइए और केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। 2 भागों में ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो राज्यों के वर्गीकरण का इसने विरोध किया और इसके रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारत की संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया। अधिनियम का मतलब ध्यान रखिएगा, कानून होता है, एक्ट होता है। कुछ लड़के ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयोग 1953 का है कि अधिनियम 1953 का है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आयोग जो होता है वो सुझाव यानी सलाह देने के लिए होता है। तो सलाह पहले ना होगा अब तब बाद में ना कानून बनेगा। तो आयोग पहले होगा 53 में और 56 में अधिनियम यानी कानून होगा। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया और जो 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण था ABCD वाला, उसको खत्म कर दिया गया। आप देखिएगा संविधान का जब भाग 7 आएगा, भाग 7, तो भाग 7 में एक भी अनुच्छेद नहीं है। यह सवाल भी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक भी अनुच्छेद नहीं है, तो वो है भाग 7। और इसमें आप देखिएगा पहले अनुच्छेद था और इसी भाग में ये 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण रखा गया था, ABCD वाला, ब्रिटिश भारत, बड़ा देशी रियासत, छोटा देशी रियासत वाला। तो 1956 में जो ही इस वर्गीकरण को खत्म किया गया ABCD वाले को, तो भाग 7 के उस आर्टिकल को भी खत्म कर दिया गया। इस वजह से अब इस भाग में कोई भी अनुच्छेद नहीं है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद भारत में 1956 में 14 राज्य बनाए गए और 6 जो है संघ शासित प्रदेश बनाया गया। संघ शासित प्रदेश को ही आप केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। तो 1956 में 14 राज्य बना और 6 संघ शासित प्रदेश बना, जो कि वर्तमान में आप जानते होंगे 28 राज्य हो गया है
और 8 वो संघ शासित प्रदेश हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। अगर उस समय के 6 संघ शासित प्रदेशों की बात किया जाए कि 6 वो कौन कौन था, तो पहला दिल्ली था, दूसरा हिमाचल प्रदेश था, तीसरा त्रिपुरा था, चौथा मणिपुर था, पांचवा अंडमान निकोबार था, और छठा जो है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीव। ध्यान रखेंगे ये उस समय अलग अलग नाम लिखा गया था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीव, ये सब लक्षद्वीप का ही अलग अलग द्वीप है। इसी में एक द्वीप कावरती भी आता है जो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इस प्रकार से उस समय 1956 में ये 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। बाद में कुछ यूनियन टेरिटरी राज्य हो गए, जैसे हिमाचल प्रदेश अभी राज्य है, त्रिपुरा भी राज्य है, मणिपुर भी राज्य है, सब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1956 के बाद आगे का मामला शुरू होता है। अब आप देखेंगे भारत के राजनीतिक नक्शे को अगर देखा जाए तो पुद्दुचेरी का आप नाम जानते होंगे। ऐसा मिटेगा? पुद्दुचेरी का आप नाम जानते होंगे। ध्यान रखेंगे पुद्दुचेरी, पहले उसका पांडिचेरी नाम हुआ करता था। पुद्दुचेरी 4 स्थानों पर है। एक यहां पर है चेन्नई के नीचे, ये पुद्दुचेरी है। यहां पर कारकल है, यहां पर केरल वाले साइड में माहे है जिसका नाम अब मयाली हो गया है, और आंध्र प्रदेश साइड वाले में यहां पर यलम है। ये चारों पुद्दुचेरी, कारकल, माहे और यलम, ये चारों पहले फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। तो फ्रांस की सरकार ने 1954 में ही स्वेच्छा से यह घोषणा कर दिया था कि चूंकि ये भारत का इलाका है तो हम स्वेच्छा से इसे भारत को देते हैं। और 1956 में इन चारों बस्तियों को भारत में शामिल किया गया, और इन चारों को मिला करके देखिएगा एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया। यह सवाल भी पूछ लेता है, बीपीएससी में सवाल पूछा था, ऐसा कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 गो जिला है और चारों एक जिला को एक दूसरे से स्पर्श नहीं करता है, छूता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दूर दूर है। तो इसका आंसर यही पुद्दुचेरी होगा। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहां इस सेक्शन में ये गोवा है। गोवा जो कि पुर्तगालियों का बस्ती था, पुर्तगाल का था। भारत सरकार ने पुर्तगाल से भी अपील किया कि भाई यह भारत स्वतंत्र हो चुका है, आप गोवा और दमन दीव, दमन आपको यहां पर है और दीव यहां पर पड़ता है। गुजरात की इस वाले साइड में दीव है और यहां पर दमन है। तो गोवा और दमन दीव, ये 3 इलाके जो हैं आजादी के बाद भी ये पुर्तगाल का रह गया था। तो भारत सरकार ने पुर्तगाल से कहा कि भारत को भाई इसको हस्तांतरित करो, ट्रांसफर करो, लेकिन पुर्तगाल अड़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1961 में पुलिस से कार्रवाई करना पड़ा, और पुलिस कार्रवाई करने के बाद 1962 में गोवा और दमन दीव को भारत में शामिल किया गया, और उस समय 1962 में इनको यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया था, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश के रूप में इनको शामिल किया गया था। इसके बाद
इसके बाद आप यहां पर दो स्टेट देख रहे होंगे, एक ये गुजरात और ये महाराष्ट्र। पहले इन दोनों को मिला करके बॉम्बे राज्य नाम था। 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन किया गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 2000 से पहले जो भी राज्य बना है वो टोटल भाषा के आधार पर उसका गठन किया गया है। तो बॉम्बे राज्य को 1960 में विभाजित किया गया और जो मराठी भाषी इलाका था वो महाराष्ट्र बन गया और जो गुजराती भाषा इलाका था उसको गुजरात बनाया गया। तो 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन किया गया और दो राज्य बना, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद यहां पर आप दो राज्य देख रहे होंगे, पंजाब और नीचे ये हरियाणा। पहले इन दोनों को मिलाकर के पंजाब राज्य हुआ करता था और इसका नाम पहले पूर्वी पंजाब था, क्योंकि पंजाब क्या है ना कि पश्चिमी पंजाब वाला इलाका पाकिस्तान में चला गया, तो पहली आजादी के बाद इसको पूर्वी पंजाब कहा जाता था। तो 1966 में पूर्वी पंजाब का विभाजन करके दो राज्य बनाया गया। पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब बन गया और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा बन गया और दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। चंडीगढ़ 1966 में ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मामला रोचक है। मामला क्या हुआ कि जब पंजाब और हरियाणा अलग हुआ तो दोनों राज्य इस पर अपनी अपनी दावेदारी करने लगा। ये वर्तमान में भी अभी भी चलता है ये झगड़ा इन दोनों राज्यों के बीच। पंजाब ने कहा चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा कहने लगा कि हमारा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और केंद्र सरकार ने कहा कि चंडीगढ़ न तो पंजाब का है न हरियाणा का है, बल्कि वो केंद्र सरकार का है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ ही है। इसके बाद आप देखेंगे 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। हालांकि अधिनियम 62 का ही है। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 और राज्य बना था 1963 में। फिर इसके बाद 1971 में जो पहले हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, 1971 में उसको राज्य का दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद यहां मामला आपका फिर इसके बाद 1972 में कौन कौन सा राज्य बना, तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये 1972 में राज्य बना था। मणिपुर हो, त्रिपुरा हो या मेघालय हो, और मिजोरम भी, मिजोरम। फिर इसके बाद आप देखिएगा यहां पर ये आपको सिक्किम राज्य दिख रहा होगा। सिक्किम राज्य जो कि तीस्ता और मेची नदी के बीच में पड़ता है। तो यहां पर चोंग्याल वंश का शासन था। चोंग्याल वंश का शासन था और पहली 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके पहले सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और फिर 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का मतलब कि भारत का हिस्सा है वो। तो इस प्रकार से सिक्किम भारत में मर्ज किया गया। फिर इसके बाद सॉरी मिजोरम में लिख दिया था 1972 में, नहीं, मिजोरम 1987 में बना है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को राज्य बनाया गया। गोवा आप देखे होंगे 1962 में भारत में मर्ज किया गया था। तो जब इसको मर्ज किया गया था 62 में, तो उस समय गोवा को यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया था और 1987 में आकर के गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया।
इसके बाद 1987 के बाद सीधे अब आकर के 2000 में 3 राज्य बना है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। ठीक, फिर इसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। ठीक, तो यहां तक 2 जून 2014 तक आप देखेंगे तो राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य है भारत में। फिर इसके बाद मामला क्या हुआ, तो पहली बात कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित जो अनुच्छेद 370 था उसको खत्म किया गया। अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया। और आप देखिएगा जम्मू कश्मीर का मामला जो है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, कुछ समय जब देश आजाद हो रहा था तो ये अलग रियासत था, राजा हरि सिंह थे। तो जब हरि सिंह पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया था तो हरि सिंह ने एक शर्त रख दिया था कि ठीक है, हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन आप जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिएगा, तब हम हस्ताक्षर करेंगे विलय पत्र पर। तो उस समय की ऐसी स्थिति थी ना कि कुछ मांगों को मानना पड़ता था। तो कुल मिलाकर के वहीं राजा हरि सिंह के सुझाव पर संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग प्रावधान किया गया था जो अनुच्छेद 370 में रखा गया था। और ये अलग स्टेटस वाला मामला एक चीज समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये नेहरू का किया हुआ है। ये स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है ना, ये 1928 का है, सॉरी 1927 का है। 1927 से ही जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस का दर्जा दिया गया था। और जब भारत में विलय किया जाने लगा तो वहीं हरि सिंह मांग किए कि ये वाला जो हमको अधिकार पहले से मिला हुआ है, तो वर्तमान के भारत के संविधान में भी इस अधिकार को आप लोग रखिएगा, तब हम साइन करेंगे। तो इसी वजह से अलग से एक अनुच्छेद 370 बनाया गया था। लेकिन समय के अनुसार अब इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, तो समय के अनुसार अब इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए इसको 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। जब ही खत्म किया गया तो इसके बाद आप देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका हो गया लद्दाख, और इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दोनों आपका केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश बन गया। तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, 29 गो था, तो ये खत्म हो गया तो 28 गो राज्य बचा। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, पहली बात। और दूसरी बात, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी के श्रेणी में रखा गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे 2019 के अधिनियम के तहत ही दादर नगर हवेली और दमन दीव (2019) के अधिनियम के तहत दादर नगर हवेली और दमन दीव, पहले ये 2 अलग अलग संघ शासित प्रदेश था। तो 2019 के अधिनियम के तहत इन दोनों को मर्ज करने का कार्यक्रम बनाया गया और 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था,
तो 2020 से दादर नगर हवेली और दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका भाग 1 का मामला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में भाग 2 का अध्ययन करेंगे, है ना। और एक चीज ध्यान रखेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो आज का क्लास आपका इतना ही, ठीक है।